इंग्लैंड के इतिहास के अंतर्गत आज की हमारी चर्चा में सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दो महायुद्धों के बीच इंग्लैंड भाग 5, इंग्लैंड की विदेश नीति के अंतर्गत भाग 3 में जर्मनी के साथ ब्रिटेन के क्या संबंध थे, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो स्थिति थी उसके विषय में हम बात करेंगे। हिटलर 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बना। उसकी विदेश नीति का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेना था। वह राइन क्षेत्र का शस्त्रीकरण करना चाहता था। आपको यह ज्ञात होगा कि राइन क्षेत्र जो था उसको शस्त्र रहित कर दिया गया था, शस्त्रीकरण नहीं किया जा सकता था। यह चाहता था कि उसका शस्त्रीकरण किया जाए। छीने गए उपनिवेश जो जर्मनी से छीने गए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसका लक्ष्य था कि वह उन्हें पुनः प्राप्त करे। सैन्यवाद की नीति से ही ये बात संभव थी। सेना के विकास से शस्त्रीकरण के द्वारा शक्ति में वृद्धि करने के पश्चात ही ये सफलताएं उसे प्राप्त हो सकती थीं, इसलिए उसने ये कार्य किया। इंग्लैंड और फ्रांस में उसने दुश्मनी या वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास किया और बहुत हद तक इसमें सफल रहा, क्योंकि अगर दोनों एक हो जाते और उनके साथ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी मिल जाते या केवल इंग्लैंड और फ्रांस भी एक साथ मिलकर कार्य करते तो जर्मनी आगे नहीं बढ़ सकता था, नियंत्रित रहता। क्योंकि जर्मनी के पड़ोस में जो राज्य था वो था फ्रांस, और फ्रांस के साथ उसकी कट्टर दुश्मनी थी। फ्रांस किसी भी कीमत में जर्मनी को आगे नहीं बढ़ने देता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी के प्रति न केवल ब्रिटिश सरकार बल्कि ब्रिटिश जनता में भी सहानुभूति थी। वह फ्रांस की तुलना में जर्मनी के पक्ष में अधिक थे। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ जर्मनी को फ्रांस तथा साम्यवादी रूस के नियंत्रक के रूप में देखते थे तथा यह अपेक्षा करते थे कि शक्तिशाली जर्मनी फ्रांस और रूस दोनों की शक्ति को नियंत्रित कर देगा। और इंग्लैंड एक व्यापारी देश था, उसकी इच्छा थी कि उसे लगाना कुछ न पड़े, अब मिल सब कुछ जाए, तो जर्मनी को विकसित होते देखना चाहता था। इसके अलावा इंग्लैंड को यह भी विश्वास था, क्योंकि जर्मनी उसके माल का बहुत बड़ा आयातक देश भी था, तो इंग्लैंड ये चाहता था कि जर्मनी आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए ताकि वह अधिक से अधिक आयात ब्रिटिश सामानों का कर सके और ब्रिटेन को लाभ उससे होगा। इस धारणा के कारण तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण जर्मनी के कृत्यों के प्रति इसने किया। देखेंगे इसमें 1933 का समझौता। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ जिसे रोम समझौते के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि 10 वर्षों की थी। उसमें निश्चित हुआ कि ये राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं पर मिलकर विचार करेंगे। युद्धगत परिस्थितियां उत्पन्न हो, कोई समस्या उत्पन्न हो तो उस पर विचार करेंगे। दूसरा था सार क्षेत्र को जर्मनी में मिलाना। वारसाय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था के अनुसार 1 मार्च 1935 को जनमत संग्रह के माध्यम से सार के क्षेत्र में जनमत संग्रह वोटिंग कराई गई और वहाँ की जनता ने जर्मनी में मिलना स्वीकार किया, तब उसे मिलाया गया। ये व्यवस्था की गई थी। मार्च 1935 की घोषणा। 9 मार्च 1935 को गोयरिंग ने घोषणा की, जर्मन मंत्रिमंडल का सदस्य घोषणा की कि जर्मनी अपनी हवाई सेना तैयार करेगा, प्रारंभ कर चुका था। और 15 मार्च को जर्मनी में अनिवार्य सैनिक शिक्षा लागू कर दी गई। सर जॉन साइमन की जर्मनी की यात्रा। 1935 में सर जॉन साइमन, जो कि ब्रिटिश सरकार का सदस्य था, हिटलर से मिलने जर्मनी पहुंचा। हिटलर को महत्व दिया जा रहा है। हिटलर शांति के लिए किसी भी संधि को तैयार नहीं हुआ, न ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता पुनः प्राप्त करने को सहमत हुआ, परंतु इंग्लैंड को शांत रखने के लिए वह इस बात के लिए राजी हो गया कि जर्मनी की नौसेना इंग्लैंड की नौसेना के 35% के बराबर ही होगी। इसी से इंग्लैंड संतुष्ट हो गया। यद्यपि इसका पालन उसने पूर्णतः नहीं किया, क्योंकि नापने का कोई पैमाना तो था नहीं कि कितना उसने विकास किया, किंतु इंग्लैंड इसी से संतुष्ट हो गया। स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया गया। 1936 में स्पेन में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। एक तरफ सेनापति और सेना थी, फ्रैंको था सेनापति।
दूसरी ओर स्पेन की जनतंत्रात्मक सरकार थी। जर्मनी और इटली मिलकर यहाँ पर हस्तक्षेप किया करते थे, कर रहे थे। वे सेनापति फ्रैंको और सेना के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर हस्तक्षेप किया। ये बताया इन दोनों शक्तियों ने, इटली और जर्मनी ने, कि साम्यवाद का प्रसार वहाँ पर हो रहा था, क्योंकि रूस दूसरे पक्ष जनतंत्रात्मक सरकार को सहयोग कर रहा था। तो इंग्लैंड को यह डर दिखाया गया, यूरोप को यह डर दिखाया गया कि देखिए स्पेन में रूस हस्तक्षेप कर रहा है और रूस साम्यवादी प्रसार वहाँ पर करेगा। इंग्लैंड के लिए इतना ही पर्याप्त था। सबसे बड़ा खतरा जो इंग्लैंड के लोग, वहाँ के समाचार पत्र के जो संपादक थे, पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ भी थे, और आम जनता और विशेषकर जो धनाढ्य थे, धन संपन्न लोग थे, उन सभी को सबसे बड़ा खतरा रूस से महसूस होता था। वहाँ के साम्यवाद थे। जब ये कारण बताया गया कि साम्यवाद का प्रसार हो जाएगा तो इंग्लैंड वैसे भी शांत हो गया। फ्रांस के द्वारा इस मामले में प्रस्ताव किया गया कि कोई भी शक्ति इस गृह युद्ध में हस्तक्षेप न करे। ब्रिटेन ने भी इस पक्ष को स्वीकार किया। इस प्रकार घोषणा पत्र जारी की गई, जिसमें 30 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। लंदन में एक कमेटी की स्थापना भी की गई। ब्रिटिश प्रतिनिधि इसका चेयरमैन हुआ, किंतु फिर भी जर्मनी और इटली गोपनीय रूप से, छिपे रूप से, छद्म रूप से सेना को मदद पहुंचाते रहे। रूस अपनी चिंताओं को लेकर जनतंत्रवादी सरकार की मदद से धीरे से पीछे हटा। सरकार के द्वारा राष्ट्रसंघ में कई बार अपील की गई जनतंत्रात्मक सरकार के स्पेन के द्वारा, किंतु इसका सीधा कोई लाभ उसे प्राप्त नहीं हुआ। इसके पीछे ब्रिटेन का योगदान था। 16 अप्रैल 1938 को ब्रिटेन और इटली के मध्य एक समझौता हो गया था, गोपनीय समझौता था, जिसमें ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया था कि इटली के सैनिक स्पेन में गृह युद्ध के चलते तक रह सकेंगे। इस तरह से कार्य ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। ऑस्ट्रिया पर जर्मनी का अधिकार एवं ब्रिटेन की नीति। जर्मनी समझ चुका था, हिटलर ये जान चुका था कि ब्रिटेन उसका विरोध नहीं करेगा। हिटलर ऑस्ट्रियन जर्मन था, जर्मन तो था लेकिन ऑस्ट्रियन मूल से संबंधित था, तथा वह ऑस्ट्रिया पर अधिकार करना चाहता था। ऑस्ट्रिया के प्रति ब्रिटेन की नीति यह थी कि उसे ऑस्ट्रिया के मामलों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रिया महत्वहीन था। 12 फरवरी 1938 को हिटलर ने ऑस्ट्रियन चांसलर सुसनिग को अपने पास बुलवाया तथा ऑस्ट्रिया के नात्सी तथा जर्मनी के प्रति जो उसकी नीति थी ऑस्ट्रिया की, उसकी कटु आलोचना की, भत्सना की, एक तरह से धमकाया उसे, तथा आदेश दिया कि 3 दिन के भीतर गिरफ्तार किए गए नात्सियों को क्षमा प्रदान किया जाए ऑस्ट्रिया में, और उनके नेताओं को अपनी सरकार में सम्मिलित किया जाए। ब्रिटेन का विदेश मंत्री एडन फ्रांस के साथ मिलकर हस्तक्षेप करना चाहता था, किंतु चैम्बरलेन इसके विरुद्ध था। वह हिटलर को संतुष्ट करना चाहता था। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री ने 3 मार्च को हिटलर से मुलाकात की। उसने निःशस्त्रीकरण और ऑस्ट्रिया की समस्या को शांतिपूर्वक हल करने के विषय में चर्चा की और यह अपेक्षा की कि शायद अब शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हिटलर बड़ा चतुर था, वह यह समझ गया कि इंग्लैंड किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा, और 9 मार्च को जब सुसनिग ने, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ने घोषणा की कि 13 मार्च को ऑस्ट्रिया के विषय में जनमत संग्रह कराया जाएगा। 11 मार्च को सुसनिग को अल्टीमेटम दिया हिटलर ने कि वह जनमत संग्रह बंद कराए। ऑस्ट्रिया में नात्सी नेता सीस-इन-कोर्ट ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया जाए, और ये जो चांसलर होगा उसके लिए ये भी बता दिया कि वो क्या करेगा, कि उसको चांसलर बना दिया जाए और वह चांसलर बनने के बाद जर्मन सेना को बुलाए ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने ब्रिटेन से मदद मांगी, सुसनिग ने। ब्रिटेन ने कोई आश्वासन नहीं दिया। परिणामतः 13 मार्च 1938 को जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका देखते रहे, कोई हस्तक्षेप न कर सके। इस तरह हिटलर की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। अगला कदम उसका था चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का अधिकार एवं ब्रिटेन की नीति।
चेकोस्लोवाकिया की फ्रांस और सोवियत संघ के साथ परस्पर सहायता की संधि थी। ये विशेष बात थी कि चेकोस्लोवाकिया ने फ्रांस और सोवियत रूस के साथ परस्पर सहायता की संधि कर ली थी, यद्यपि इन्होंने उसका पालन नहीं किया। सोवियत संघ ने प्रस्ताव रखा कि पश्चिमी राष्ट्रों की एक सभा बुलाई जाए कि हिटलर से किस प्रकार से बचाव किया जाए, परंतु ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने इसे नकार दिया। 28 मार्च 1938 को बर्लिन में एक गुप्त सभा हुई जिसमें हिटलर, रिबेनट्रॉप तथा चेकोस्लोवाकिया की सुडेटन जर्मन पार्टी ने इसमें भाग लिया। हिटलर ने इस सभा में सुडेटन जर्मन नेताओं को आदेश दिया कि वे चेकोस्लोवाकिया सरकार से वार्तालाप करें। सुडेटन एक क्षेत्र था, यहीं असंतोष था और वहाँ जर्मन लोग थे और उनकी पार्टी थी, उनके नेता यहाँ पर आए थे। उनको इसने आदेश दिया कि चेकोस्लोवाकिया सरकार से वार्तालाप करें और उनके सामने ऐसी मांगें रखें जो मांग सरकार कदापि पूर्ण न कर सके। हिटलर को चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढना था, इसलिए उन लोगों से ऐसी मांग उसने करवाई जिसको सरकार पूर्ण न कर सके और उनके समर्थन में आक्रमण करने का अवसर हिटलर को प्राप्त हो जाए। यहाँ पर भी ब्रिटेन की नीति हिटलर को संतुष्ट करने की ही थी। जर्मनी की मांग व धमकियाँ बढ़ती गईं। अंग्रेज सरकार फ्रांस को भी अपने साथ ले गई और मिलकर चेकोस्लोवाकिया पर दबाव बढ़ाते गए कि वह जर्मनी या हिटलर को अधिक से अधिक सुविधाएं दें। जब ऐसा प्रतीत होने लगा कि चेकोस्लोवाकिया की सरकार तथा सुडेटन जर्मनों के बीच जो वार्ता हो रही थी वो असफल रहेगी, तब अंग्रेजी सरकार ने हस्तक्षेप किया। रंसीमैन को अपने यहाँ से, इंग्लैंड से रंसीमैन को मध्यस्थता करने के लिए भेजा। रंसीमैन ने चेकोस्लोवाकिया की सरकार पर दबाव डालकर सुडेटन जर्मनों की सभी मांगें पूर्ण करवा दी। अब हिटलर के आक्रमण का कोई कारण नहीं था, किंतु हिटलर फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सुडेटन जर्मनों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। हिटलर के उकसावे पर सुडेटन जर्मन नेताओं ने विद्रोह खड़ा कर दिया। चेकोस्लोवाकिया की सरकार ने उनका दमन किया। चैम्बरलेन ने हिटलर के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह उससे मिलने जर्मनी आना चाहता है। हिटलर से वह मिलने गया, वार्ता की। हिटलर ने सुडेटन लोगों के लिए जर्मनों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर दिया। वार्तालाप के पश्चात चैम्बरलेन पेरिस गया, जहां उसने फ्रांस के प्रधानमंत्री से भेंट की और एक योजना तैयार की गई और चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा हिस्सा, जहाँ जहाँ पर जर्मनों की आबादी चेकोस्लोवाकिया में 50% से ज़्यादा होगी, उसे जर्मनी को दिया जाए तथा इंग्लैंड और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया की नई सीमा को गारंटी देने का वचन दिया और दबाव डालकर चेकोस्लोवाकिया को इस प्रस्ताव को मनवाया गया। किंतु इसके बाद भी हिटलर ने इसे स्वीकार नहीं किया, संतुष्ट नहीं हुआ। पुनः उसे संतुष्ट करने के लिए जब मुसोलिनी ने प्रयास शुरू किया तो फ्रांस, इंग्लैंड, इटली तथा जर्मनी के प्रतिनिधियों की म्यूनिख में एक सभा हुई। इस सभा के द्वारा चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी को सौंप दिया गया ताकि हिटलर संतुष्ट रहे। ये पराकाष्ठा थी इंग्लैंड के द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी। जो मांग हिटलर कर रहा था सरासर अनुचित, गलत था, किंतु फिर भी उसको पूर्ण किया जा रहा था। 15 मार्च 1939 को हिटलर ने वचन दिया था कि अब वो आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन उसकी कोई परवाह उसने नहीं की और हिटलर ने पूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार ब्रिटेन की नीति पूर्णतः असफल सिद्ध हुई। फ्रांस जर्मनी को सख्ती से रोकने के पक्ष में था, शक्ति का उपयोग करना चाहता था, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने युद्ध करने की स्थिति न होने का हवाला दिया तथा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इस तरह से ब्रिटेन की नीति, तुष्टीकरण की जो नीति चल रही थी, हिटलर उससे लगातार प्रोत्साहित होता रहा। अगला उसका कदम, उसकी हिम्मत लगातार बढ़ते जा रही थी। उसको यह स्पष्ट हो चुका था हिटलर को कि न तो स्वयं इंग्लैंड कोई हस्तक्षेप करेगा, न फ्रांस को हस्तक्षेप करने देगा। उसे ये भी पता था कि रूस हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी कोई हस्तक्षेप सीधे तौर पर नहीं कर रहा था। इन परिस्थितियों को हिटलर
भली प्रकार समझ चुका था, चतुर व्यक्ति था। पोलैंड पर जर्मनी का अधिकार एवं ब्रिटेन की नीति। जर्मनी की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब उसकी नज़र पोलैंड पर थी। इस समय ब्रिटेन ने 31 मार्च 1939 को पोलैंड की सुरक्षा की गारंटी दी। चैम्बरलेन ने अनेक देशों से वार्तालाप किया। तुर्की, रूस, रोमानिया, ग्रीस आदि से बात हुई। इंग्लैंड और रूस को साथ लेकर पोलैंड, ग्रीस और रोमानिया की रक्षा की गारंटी देने की बातचीत असफल हुई। ब्रिटेन ने प्रयास किया। अब चैम्बरलेन को समझ में आने लग गया था, या समझ में आ गया था कि एक संघ बनाना पड़ेगा, तभी जर्मनी रुक सकता है। ब्रिटेन और रूस में परस्पर विश्वास का अभाव था। जिस प्रकार से इंग्लैंड की गतिविधियां, उसका झुकाव जर्मनी की ओर था, रूस इससे सशंकित था। इस कारण से ऐसा नहीं हो सका। अक्टूबर 1938 में जर्मनी ने पोलैंड के समक्ष अपनी मांगें रखी। डांजिंग पर जर्मनी का अधिकार हो, पूर्वी प्रसा तथा जर्मनी के बीच स्थल से संबंध नहीं था, उसके लिए पोलिस कॉरिडोर दिया जाए, जिसमें हिटलर रेलवे लाइन और सड़क का निर्माण करना चाहता था। इसी समय 23 मार्च को रोमानिया और जर्मनी के बीच एक व्यापारिक संधि हुई, जिससे रोमानिया की अर्थव्यवस्था पर जर्मनी का पूर्ण नियंत्रण हो गया। इस बात से रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और पोलैंड के बीच पुनः वार्तालाप शुरू हुई। ये स्पष्ट हो गया कि हिटलर नहीं रुकेगा। पोलैंड सहित अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा पर कोई खतरा उत्पन्न होने की परिस्थिति में क्या किया जाएगा, इस पर विचार हुआ। किंतु पोलैंड इस बात के लिए सहमत नहीं हुआ। ले दे के बाकी देश सहमत हो रहे थे, तो पोलैंड सहमत नहीं हुआ। अप्रैल 1939 में इंग्लैंड ने किसी आक्रमण के विरुद्ध अकेले पोलैंड की रक्षा या सहायता करने का वचन दे दिया। हिटलर ने रीस्टाग में घोषणा की कि पोलैंड को हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करना ही होगा। उसके द्वारा 1934 के पोलिश जर्मन अनाक्रमण संधि को और 1935 के अंग्रेजों के साथ एंग्लो मर्जर नौसेना संधि को भंग कर दिया तथा 22 मई को हिटलर और मुसोलिनी के बीच एक आक्रामक और रक्षात्मक संधि हो गई। हिटलर ने 25 अगस्त को इंग्लैंड और फ्रांस के राजदूतों को अपने पास बुलाया। उन्हें प्रस्ताव दिया कि पोलैंड का प्रकरण जैसा हिटलर चाहता है उसके अनुसार तय करा दिया जाए, तभी शांति रह सकेगी। अन्यथा एक तरह से छिपी हुई धमकी थी कि हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर देगा। इंग्लैंड और फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब जाकर इंग्लैंड जागा। सितंबर में जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार से जर्मनी की गतिविधियों और इंग्लैंड के तुष्टीकरण की नीति के कारण अंततः द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत बाद में जाकर इंग्लैंड को ये बात समझ में आई कि जो नीति वह जर्मनी के प्रति अपना रहा है वह त्रुटिपूर्ण है, और इस कारण उसने पोलैंड की सुरक्षा का वचन दिया। फ्रांस भी इसमें सम्मिलित हो गया था। इस कारण से जैसे ही उसने पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया कि उसका जवाब देना अब आवश्यक हो गया था, क्योंकि जर्मनी की विस्तारवादी नीति लगातार चल रही थी। यह बात अब अंग्रेज राजनीतिज्ञों को समझ में आ गई थी, और जैसे ही उसने आक्रमण किया पोलैंड पर, जवाब में फ्रांस और इंग्लैंड की सेना उतर गई, और इस तरह से जर्मनी और इंग्लैंड के संबंध इस काल में रहे थे।